प्रिपरेशन, जब भी ये शब्द आपके दिमाग में आता है तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ जाती हैं। कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ऐसे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करें। मैं हूं संदीप और हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए भाई, प्रिपरेशन जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इसकी गहराइयों और इसकी हर एक पहलू को जान लेना जरूरी है। बिना इसके आप खामखा एक अंधेरे कुएं में इधर उधर दौड़ते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो सबसे पहले जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान देने वाली है, कुछ बातें जो है आपको पहले से समझ होनी चाहिए। सबसे पहले इसके कई स्टेप हैं, मैंने इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया है। पहले अंडरस्टैंडिंग द नेचर, दूसरा स्टडी मटेरियल, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, फिर प्रिपरेशन, और बाद में परसेवरेंस एंड डाउट के लिए। 4 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है। चारों पार्ट्स पे एक एक बार बात करेंगे। पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एग्जाम। सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसे समझें। सब्जेक्ट, कैसा एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वेटेज क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपसे पूछेगा, कौन से सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, आप 4 एग्जाम्स की तैयारी एक साथ नहीं कर सकते। आपको कुछ एक एम बनाना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर उस एग्जाम पे जाएं और देखें कि उस एग्जाम का नेचर क्या है, कैसा एग्जाम है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा या सिर्फ टिक करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, इन बातों की समझ जरूरी है। फिर उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट, पॉइंट 2 है सब्जेक्ट वेटेज, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम है, उसमें मैथ्स आती है तो कितनी आती है, इंग्लिश आती है तो कितनी आती है, और इंग्लिश आती है तो किस तरह की आती है, ग्रामर आता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, वोकैबुलरी आती है। मतलब सब्जेक्ट मैटर को समझ लेना बहुत जरूरी है। हाउ मच टाइम यू आर गिवन, आपको कितना टाइम दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को करने के लिए, उसके पेपर देने के लिए आपको कितना एग्जाम टाइम मिलता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कितना टाइम उसे मिलता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पहले से आपके दिमाग में होने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कर सकते हैं। विच सब्जेक्ट यू हैव कमांड एंड विच इज वीक, कौन सा सब्जेक्ट इसमें से ऐसा है जिसको आप पहले से जानते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, हम लोग पढ़े हैं। हम लोगों को पता है कि कोई एक सब्जेक्ट ऐसा भी है जो आप अच्छे से जानते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐसा भी है जो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐसा भी है जो आप जानते ही नहीं, जिसको आपको शुरू से शुरू करना है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो पहले से आपको समझ लेनी है। कैसे समझेंगे, सवाल ये भी है कि समझे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप लोग डाउनलोड करें और ज्यादा पीछे नहीं जाए। मेरा ये मानना है कि जो एग्जाम 8 साल पहले सेम था वो आज नहीं है। आईबीपीएस एग्जाम अगर 4 साल पहले जैसा था वैसा आज नहीं है। तो बहुत पीछे ना जाए, पिछले 1 या 2 साल के एग्जाम पेपर जो है वो डाउनलोड कर और उसमें ध्यान से देखें कि किस किस तरह का पैटर्न है, पेपर कैसा है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम आपको मिलता है, उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट आपके वीक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको कमांड है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे बेसिक स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर कोई खतरा आप मोल ले रहे हैं तो पहले ये पता होना चाहिए खतरा कैसा है। किसी से दुश्मनी कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि दुश्मन कितना ताकतवर है या कितना कमजोर है, आप कहाँ पे उसे हरा सकते हैं और कहाँ पे वो आपको हरा सकता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं। वो लोग कभी कभी ये गड़बड़ करते हैं कि जो सब्जेक्ट वीक होता है उस पर ध्यान कम देते हैं, क्योंकि जो चीज वीक है वो हमें समझ में नहीं आती और जो समझ में नहीं आती है वो हमें बोर करती है। तो हम धीरे धीरे उससे किनारा काटना शुरू कर देते हैं और जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग होता है हम उसी पे बार 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 काम करते रहते हैं। जिससे क्या होता है कि एक सब्जेक्ट पे हमारी कमांड बहुत अच्छी होती है और दूसरा जो है वो वीक ही रह जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले अपने वीक सब्जेक्ट्स भी पहचानने हैं।
क्योंकि जिस पर कमांड है उसको तैयार करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो आपका वीक है उस पर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, मन नहीं करेगा। जब भी आप कहोगे, जैसे आप कहोगे मेरा मैथ्स वीक है, तो जब भी आप मैथ्स लेके बैठोगे तो आपका मन करेगा कि मैं अपने बाल नोच लूं सर के, या आपको लगेगा किताब उठा के दीवार में मार दूं। तो सबसे पहली बात तो ये कॉमन बात है, ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ हो रहा है, सबके साथ ऐसा होता है। कोई भी अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के थ्रू गया है तो आपको समझना पड़ेगा सबके साथ ये घटा है। और अगर उन्होंने उससे पार पाया है, अगर उन्होंने उसको तरीके से समझा है सब्जेक्ट को, तो आपको वीक सब्जेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। सबसे बेसिक गलती मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो अच्छा है उसमें घंटों बिताते हैं और जो वीक है उसे साइड लाइन करते हैं। उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके वो वीक पोर्शन वीक बना रहता है। और आपको समझना पड़ेगा कि आपको अगर कंपटीशन में कामयाब होना है तो वो जो वीकर पोर्शन है उस पर ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि कितना उसका वेटेज है ये भी ध्यान रखें। अगर बराबर का वेटेज है तो उसे छोड़ के तो आप तैयारी नहीं कर सकते, तो उस पर भी ध्यान दें। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को समझें, सब्जेक्ट मैटर को समझें, कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा अच्छा है उस पर भी ध्यान दें। क्योंकि जो अच्छा है उसको आपको सिर्फ पॉलिश करना है, लेकिन जो वीक है उसको आपको थ्रू आउट समझना है, शुरू से लेके आखिर तक। समझ रहे हैं बात को? अगला देखें, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आए हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी मटेरियल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है स्टडी मटेरियल कहाँ से लें, क्या लें। सॉरी, हम लोग थे स्टडी मटेरियल पे। स्टडी मटेरियल कहाँ से लें? देखो भाई, सबसे पहली बात तो आपको, जब आप नेचर समझ रहे हैं एग्जाम का, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में, 3-4 सालों में, एग्जाम पैटर्न्स और एग्जाम का जो तरीका है, जो बिहेवियर है, वो बड़ी तेजी से बदला है। बड़ी तेजी से रैपिडली चेंज हो रहे हैं बहुत सारे एग्जाम। जो 4 साल पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आज नहीं पूछे जा रहे हैं, तरीका बदल गया है पूछने का। अगर सेम क्वेश्चन भी है तो पूछने का तरीका बदला है। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आप स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपके पास न्यूएस्ट मटेरियल अवेलेबल जो भी हो, सबसे नया, जो लोग बार बार उसको रिवाइज करते हैं आपके स्टडी मटेरियल को, वहां से स्टडी मटेरियल ले। बहुत ज्यादा किताबें ना खरीदें, बहुत ज्यादा किताबों से फायदा नहीं होगा, और किताबें खरीदें तो उनके न्यूअर वर्जन खरीदें। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि पुरानी किसी ने बुक दे दी 5 साल पुरानी, उसी को लेकर के और तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके बहुत फायदे की नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले जैसे एग्जाम आते थे आजकल ऐसा नहीं। इंटरनेट के आ जाने से चीजें बड़ी तेजी से बदलती, तो इसलिए बहुत पीछे ना जाएं। मैं तो मानता हूँ 2 से भी तीसरे साल में पीछे जाने की जरूरत नहीं, 1-2 साल से आपको आइडिया मिल सकता है क्वेश्चंस कैसे चेंज होने शुरू हुए। तो बहुत पीछे ना जाएं, बहुत किताबें ना खरीदें और पुरानी किताबें ना खरीदें। जब भी कभी कुछ खरीदना हो तो नया मटेरियल खरीदें। और किताबों से बहुत ज्यादा फायदा आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरानी और नई लगभग सेम है। जैसे ग्रामर की बुक है, अब ग्रामर तो 100 साल से या 50-500 साल से या 1000 साल से चेंज नहीं हुआ है। अगर आप ग्रामर की बात करो तो ग्रामर सेम है। लेकिन नई किताब लेने से फायदा ये होता है कि जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से बुक लिखी गई होती है। बहुत किताबें ना खरीदे, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, कई लोग किताबों के गट्ठर लगा लेते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता। ज्यादातर मटेरियल जो है वो डाउनलोड करें जो ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। आजकल बहुत सारी वेबसाइट है फ्री में मटेरियल दे रही हैं, अच्छा मटेरियल दे रही है। ऐसी वेबसाइट्स को चिन्हित करें, ऐसी वेबसाइट को रिकॉग्नाइज करें जो पूरा पूरा मटेरियल देती है। ऐसी मटेरियल, ऐसी वेबसाइट्स पे ना जाएं जो पार्ट देते हैं। जैसे किसी टीचर ने एक यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया कि हाँ ये सीआई का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है या नाउन का है, सिर्फ एक वीडियो डाल दिया, तो वो एक वीडियो उनका बहुत अच्छा वाला होता है। वो इसलिए डालते हैं ताकि उससे प्रभावित होकर आप उनका कुछ कोर्स वगैरह खरीद लें या कुछ ऐसा है। तो आप लोग ध्यान दें, ऐसी वेबसाइट्स पे या ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे जाएं जो आपको पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल देते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा पार्ट दे दिया, ऐसे कई सारे आपको मिल जाएंगे। कई आपको मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एसएससी या बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट का भी थोड़ा प्रचार कर लेता हूँ ना।
topperulu.com पे आप जाओगे तो आपको जितना है, अभी नया है, बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी है पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट है। तो ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा छोटा पार्ट, किसी ने 15 मिनट की वीडियो डाल दी है, 15 मिनट में वो परसेंटेज नहीं पढ़ा सकता, 15 मिनट में वो वर्ब नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वो इसलिए डाल दिए कि वो अपना सिर्फ एक बिजनेस ग्रो करना चाह रहे। तो आप ऐसे चैनल्स को, ऐसे वेबसाइट्स को रिकॉग्नाइज करें जो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल देते हैं। और ऐसी भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, वही दूसरे पैसे लेके करा रहे हैं और दूसरे फ्री में करा रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के पास जाएं, ऐसी चीज़ों को डाउनलोड करें जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें आज के एग्जाम के हिसाब से तर्कसंगत हैं, रेलेवेंट हैं, और वैसी चीज़ें और वैसे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करें, उनको सपोर्ट करें और वहां से डाउनलोड करें मटेरियल। क्योंकि जो बुक्स होती हैं, बुक को छपने में ना एक लंबा प्रोसेस चाहिए होता है। पहले राइटर बुक लिखेगा, फिर वो छपने जाएगी, फिर वो मार्केट में आएगी। तो कितना भी जल्दी कर ले, सारी प्रोसेस में साल 2 साल लग जाते हैं, और साल 2 साल आज के कंपटीशन के हिसाब से बहुत पुराना मटेरियल हो जाता है। आज हमें बिल्कुल नया मटेरियल चाहिए, तो इसलिए टाइम बदल गया है, चीजें बदल गई हैं। अब किताबों का दौर खत्म हो गया है, वेबसाइट्स का दौर शुरू हो गया है, यूट्यूब चैनल्स का दौर शुरू हो गया है, एप्स का दौर शुरू हो गया है। तो ऐसी चीजों पे जाएं जहां आपको कुछ नया मिलता है, ठीक है ना। तो वो नई चीजें जो है वही आपके काम की है। अब बहुत पुरानी चीजों पे बहुत ज्यादा जोर ना दें। आज भी बहुत सारे लोग मैथ्स की पुरानी बुक्स हैं, आर एस अग्रवाल है जो मान लो 4 साल पुरानी किसी के पास पड़ी है, उसी को लेके घूम रहे हैं। तो वो आज के कंपटीशन के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में क्वेश्चन जो थे वो बड़े ही सीधे सीधे आते थे। आजकल क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछता है, क्योंकि वो आपकी समझ परखना चाहता है, आपका रट्टाफिकेशन नहीं। तो ध्यान दें कि मटेरियल हमेशा ऑनलाइन, ज्यादातर ऑनलाइन ही करें। हाँ, एक बेसिक को समझने के लिए आप एक आध बुक सब्जेक्ट पे खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप पीछे भी जा सकते हैं। जैसे जीएस वाला पोर्शन है, तो जीएस के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई है, तो एक किताब लें। और याद रखें, कभी भी बहुत छोटी सी किताब ना लें। जब भी आपको किसी सब्जेक्ट पे कोई बुक लेनी है, एक अच्छी किताब ले जहाँ पे आपको लगे कि हाँ इसमें उतना मटेरियल होगा जितना हमें चाहिए होता है। कुछ लोग बहुत छोटी छोटी किताबें लेते हैं कि छोटी सी किताब ले ली, कोई 100 पेज की, 50 पेज की, तो उसमें सब कुछ है। तो उसमें सब कुछ भले ही हो, लेकिन वो बहुत ही जस्ट में दिया होता है, मतलब बहुत छोटा दिया होता है, संक्षेप में दिया होता है, कंसाइज दिया होता है। क्योंकि वो एक एक लाइन में बात बताई हुई होती है, एक लाइन, वन लाइनर्स होते हैं। तो वन लाइनर्स आमतौर पर याद नहीं रहते हैं। कोई रट्टे में बहुत अच्छा हो तो बात अलग है, लेकिन जब तक आप उसके कंटेक्स्ट को नहीं समझेंगे कि वो किस कंटेक्स्ट में कही गई बात थी, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या आप उसमें से निकालेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैंने आपको कहा कि अपने एग्जाम पैटर्न को देख लें कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा सही ये होता है, जैसे कई बार मुझसे पूछा है लोगों ने कि जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो भाई, जीएस किस एग्जाम के लिए आप कर रहे हैं ये मायने रखता है। जैसे मान लो किसी में तो करंट अफेयर्स ही आता है, किसी में हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये देखो कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जाम है, वो रिपीटेडली रिपीटेडली एक ही तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी मुल्क की करेंसी दे दी है और पूछ लिया है कौन से देश में ये करेंसी यूज होती है। जैसे कभी क्या होता है कि कोई फोक डांस, कोई लोक नृत्य पूछ लेता है, और वो स्टेट वाइज पूछ लेता है कौन से स्टेट में कौन सा लोक नृत्य है। तो आपको एक हिसाब मिल जाएगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर साइंस की बात करें तो इस विटामिन की कमी से ये वाली रोग हो जाता है, विटामिन डेफिशिएंसी से ये वाला इलनेस हो जाती है, तो वहां से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ज्यादा सही है आप बुक के बजाय उन पेपर्स को स्टडी करके अपने खुद के नोट्स बनाएं। अगर उसने आज पूछ लिया कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आपको फिर विटामिन ए से लेके के तक जो भी है उन सब की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। इससे क्या होगा कि अगर वो आज ई से पूछ रहा है, सी से पूछ रहा है, कल के से पूछेगा, परसों ए से पूछेगा, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप उसी चीज को आगे बढ़ाएं और उसके बाकी सारे पोर्शंस को भी देखें। जैसे वो कभी पूछ ले कि गुजरात का फोक डांस क्या है, तो हो सकता है अगली बार वो आपसे पूछे यूपी का कौन सा है, अगली बार पूछे असम का कौन सा है। तो आप सारे फोक डांस की लिस्ट बनाएं। जैसे वो करेंसी पूछता है तो आप करेंसी की लिस्ट बनाएं, ठीक है ना। जैसे वो कैपिटल पूछता है तो कैपिटल की लिस्ट बनाएं। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह की चीजों को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप सारे जीएस को नहीं पढ़ सकते। खास तौर से जैसे कोई एसएससी वाला है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि उसका
वेटेज बहुत कम है जीएस का। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप यूपीएससी वालों की तरह प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और हर एक पहलू को देखें, क्योंकि आपके पास ज्यादा पढ़ने के लिए बाकी सब्जेक्ट हैं जिनके वेटेज भी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है भटके नहीं, टू द पॉइंट तैयारी करें, जैसा आपका एग्जाम है वैसी तैयारी करें। इसके लिए कोई ब्रह्मास्त्र नहीं हो सकता है कि एक आपको बता दिया जाए। जो भी पढ़े उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, जैसा क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तीसरा आता है, अब देखो पहले हमने सब्जेक्ट समझ लिया, सब्जेक्ट मैटर समझ लिया, उसके बाद स्टडी मटेरियल समझ लिया, हमें नए से नया स्टडी मटेरियल चाहिए। तीसरी बात इंपॉर्टेंट जो बॉडी है इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखो लोग कई तरह से अलग अलग तरह से करते हैं, मैंने देखे हैं कि कोई कुछ प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कुछ प्रिपरेशन कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया जा सकता है प्रिपरेशन। ठीक है ना, 3 स्टेप में। पहले जब आप बिल्कुल नए हैं तो आपको सिलेबस को समझना है, बहुत शैलो लर्निंग चाहिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए कोई बिल्कुल नया है, उसे ग्रामर की कोई समझ नहीं है, तो पहले तो उसे समझना पड़ेगा कि उसे क्या क्या पढ़ना है। जैसे नाउन पढ़ना है उसे, जैसे प्रोनाउन पढ़ना है उसे, जैसे वर्ब पढ़ना है उसे, एडवर्ब पढ़ना है उसे, कंजक्शन पढ़ना है उसे। तो वो जब सारी चीजों की एक बेसिक समझ आ जाएगी, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना जरूरी है कि आप उन्हें पहचान सकते हो कि कहाँ पर क्या है। तो इसे शैलो लर्निंग कहते हैं, मतलब हम सब्जेक्ट को आउटलाइन कर रहे हैं। ये पहला स्टेप है। इसमें क्या है, आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, जैसे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट समझ गए, रेशियो के कॉन्सेप्ट समझ गए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, आपने स्टार्ट किया। पहले आपने, जब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई सारे सब्जेक्ट्स की, सारे सिलेबस की, उसके बाद आप डिग डीप एंड अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन। फिर आप इसकी गहराई में उतरना शुरू करते हैं। जब आप सब कुछ समझ चुके, फिर आप एक एक टॉपिक को उठाएं और उसकी गहराई से समझें उसे। ऐसे नहीं कि बस कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने कई बार देखा है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ चैनल्स हैं, वो क्या करते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट उठाया कि ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन की दुनिया में नहीं होता है। कोई नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन को छोड़ा करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर की अपनी समझ होती है और वैसा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप बिल्कुल भी इस बात में नहीं जाएं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं। आप सब्जेक्ट को थॉरोली समझें। आप जो टॉपिक जो भी उठाएं उसको कंप्लीटली समझें कि वो कहना क्या चाहता है। कई बार इसमें आपको ऐसी चीजें भी पढ़नी पड़ेंगी जो आपको डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी। जैसे कोई वर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा है तो आपको लगेगा नहीं यार ऐसे थोड़ी ना पूछेगा वो, लेकिन उसकी समझ इसलिए जरूरी होती है कि आगे जाके जब आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होंगे, उसकी बारीकियों को समझ रहे होंगे, तो टीचर बार बार आपको यूज करेगा कि ये वर्ब ऐसी वर्ब है, ये वर्ब वैसी वर्ब है। और अगर आपने उसके बेसिक को मिस कर दिया है तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है। समझ पा रहे बात को। तो 3 स्टेप लाना है। पहले शैलो अंडरस्टैंडिंग है, आपको सब्जेक्ट को, सिलेबस को समझने के लिए टाइम लग सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, सबको अलग अलग टाइम लगता है। जैसे बेसिक जो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब हम कोचिंग में किसी एडमिशन लेते हैं तो वो 5 महीने या 3 महीने या 4 महीने का होता है, वो शैलो लर्निंग हो सकती है। ठीक है ना। इससे ज्यादा वो नहीं पढ़ा सकते हैं, उनकी अपनी लिमिटेशन है। तो शैलो लर्निंग के लिए आप एक छोटी सी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपको पता लग जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। बाकी वो पढ़ाएंगे नहीं आपको, क्योंकि ये कभी किसी कोचिंग वाले ने नहीं किया है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जब आप अंडरस्टैंड करेंगे हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, तो एक एक टॉपिक की आप गहराई में उतरे। मतलब कोई क्वेश्चन बना है तो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, ऐसे भी तो पूछ सकता है, अगर ऐसे पूछेगा तो क्या करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आपको उसके हर एस्पेक्ट को समझना होता है। ऐसा नहीं कि आपने, मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट क्या होता है, माथापच्ची की 15 मिनट लगाया, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आगे बढ़ गए। नहीं, वो जो 15 मिनट में आपने क्वेश्चन किया है वो आपकी अभी समझ नहीं है, आपने तुक्का मारी की है, आपने इधर उधर से बस जुगाड़ तुगाड़ लगा के काम कर लिया है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको उसके एस्पेक्ट्स को समझना है कि ये क्वेश्चन था जो समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन कैसे बना होगा, किस तरह से इसको ढाला गया है, किस तरह से पूछा गया है, पूछने का लहजा क्या है। अगर आप थोड़ा गहराई से उस पर मनन करेंगे तो आप उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप उसे आसानी से पकड़ पाएंगे। ठीक है। जब आप इन चीजों को बहुत गहराई से समझ लेंगे, अपने सारे सब्जेक्ट को डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे, उसके बाद तीसरा स्टेप आता है वर्क ऑन लूज एंड्स। लूज एंड समझते हैं ना,
कि जब पूरी तैयारी कर चुके होते हैं तभी भी आपको ये लग रहा होता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ लूज एंड्स हैं। इस पूरी तैयारी में आपने कुछ चीजें ऐसी छोड़ दी हैं जो आपको परेशान कर रही। अब जब ये दो टॉपिक आप निकाल चुके, आप शैलो लर्निंग कर चुके हैं, आप गहराई से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो तीसरा जब आता है वर्क ऑन लूज एंड्स। ये कहाँ से पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे लूज एंड्स हैं? तो आप इसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप पुराना पेपर उठा के लगा सकते हैं। वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जहाँ पे मार्क्स नहीं आ रहे। मान लो आपका 100 मार्क्स का पेपर है और आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं या 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो ध्यान दो वो कौन सी ऐसी जगह है जहां से वो 30 या 40 मार्क्स मिस कर रहे हैं। तो आपको ध्यान इस पे नहीं देना कि आपने जो 50-60 किए हैं वो कहाँ से किए, आपको ध्यान इस बात पे देना है जो 30-40 रह गए वो क्यों रह गए, कहाँ से रह गए। तो वो जो जहां से रह रहे हैं उन पार्ट्स पे आपको काम करना है। देखो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें आपको लगातार काम करते ही जाना है, करते ही जाना है, तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो जब आप दो काम कर चुके हैं, आप सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं, आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं, आप क्वेश्चंस को गहराई से समझते हैं, तो तीसरा काम सिर्फ रह जाता है वर्क ऑन लूज एंड्स। आप कुछ टेस्ट सीरीज लें, इधर उधर के क्वेश्चन लगाएं, बहुत सारे क्विज वगैरह मिलते हैं आजकल, तो आप उन सबको लगाएं, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या आपका छूट रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जहां आप बार बार गड़बड़ कर रहे हैं। बस वो बार बार गड़बड़ वाली नेगेटिव चीजों को अंडरलाइन करें और उसको फिर बेहतर करने की कोशिश करें, आप उन्हें सुधारें। रोज एक एक दो दो बातों पे काम करते रहें, सुधारते रहें, फिर आप बिल्कुल तैयारी के लायक हो जाएंगे, मतलब सिलेक्शन के लायक हो जाएंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, ये प्रिपरेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मेंटल प्रिपरेशन। मेंटल प्रिपरेशन आप ऐसे समझें कि कई बार तैयारी करते करते क्या होता है, बहुत सारी बातें होती है हमारे साथ जो बहुत इंडिविजुअल होती है, मतलब सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमारे साथ हो रही हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप कोई कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, आप सिर्फ गुस्सा करते हैं खुद पे, आपका दिमाग गर्म हो जाता है, हीट छोड़ने लगता है। तो ऐसे टाइम पे कुछ मेंटल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कि मेंटल प्रिपरेशन, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि आप कुछ सीख रहे हैं। इसमें कई सारी बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब भी आप कुछ नया सीखते जाते हैं तो इस बात को पहले से एक्सेप्ट करें कि आपको वो नहीं आता है। तो जब आप इसे सीखने जाएंगे तो कुछ परेशानियां आएंगी, कुछ अड़चने आएंगी, तो ये पहले से प्रिपेयर अगर आप रखेंगे तो जब भी अड़चने आएंगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको पता था कि हाँ अड़चन आएगी ही आएगी। जैसे आप यहाँ से अपने गाँव जा रहे हैं, आपको पता है रास्ता टूटा हुआ है, तो आपको कभी खींच नहीं होती है क्योंकि आपको पता है कि रास्ता टूटा हुआ है। लेकिन मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपको पता है कि रास्ता बहुत स्मूथ है और रास्ता बीच में टूटा हुआ मिल जाए, तो आपको खींच होगी, आपको अड़चन आएगी, आपको खुद पे गुस्सा आएगा। तो ये सबके साथ होता है। पहली बात तो ये कि जब, क्योंकि ये बहुत ही इंडिविजुअल बात है, बड़ी निजी बात है, बड़ी सीक्रेट बात है, तो इसलिए हर बच्चे को लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, दूसरों के साथ नहीं, जबकि ये गलत बात है। आपको समझना पड़ेगा कि ये सबके साथ होता है, ठीक है ना, किसी के साथ थोड़ा, किसी के साथ कम, ये उनकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सबके साथ होता है कहीं ना कहीं, कि जब भी आप कुछ नया सीखने जाते हो तो आपको खींच आती है, आपका मन करता है कि आप सर के बाल नोच लें। तो आप बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं हो, आप पहले से मान के चलें ये रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, ये जो कंपटीशन का रास्ता है ऊबड़ खाबड़ है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी जब आप इस पे चलोगे, उससे पहले नहीं। दूर खड़े रह के आप कितनी भी देर ऑब्जर्व करते रहें, आप ये आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि रास्ता कैसा होगा। तो आपको चलना पड़ेगा और इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इसमें अड़चने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपके लिए मददगार हो सकते हैं। पहला ये कि जब आप पढ़ रहे होते हो तो हर आदमी के कंसंट्रेशन का लेवल होता है। कोई आधे घंटे तक कंसंट्रेट कर सकता है, कोई 2 घंटे तक कंसंट्रेट कर सकता है, कोई लगातार 4 घंटे तक कंसंट्रेट कर सकता है। तो कभी किसी से ना पूछें कि वो कितनी देर करता है, आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करें। आप भले ही छोटे छोटे 10-10 20-20 मिनट के ही पार्ट लें पढ़ने के लिए। 20 मिनट आपने पढ़ा, आपको लगा कि आपको थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो आप 5 मिनट कहीं घूम आए, कुछ म्यूजिक सुन लें, कोई और छोटा मोटा काम कर लें, कमरे पे झाड़ू ही लगाना है तो झाड़ू लगा लें। ऐसी चीज से फिर दिमाग आपका बैक टू नॉर्मल आ जाता है। फिर आप 20 मिनट उसे दें, फिर आप चले जाए, फिर 20 मिनट दें। जब आपको लगे तो आप धीरे धीरे करके अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, कंसंट्रेशन पीरियड को बढ़ा सकते हैं। पहले आप 20 मिनट दे रहे थे, थोड़े दिन बाद 25 मिनट देने लगे, फिर धीरे धीरे जब आप इस फ्लो में आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप 1 घंटे भी कंसंट्रेट कर रहे हो। इससे ज्यादा का टाइम जो है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट, के 45-50 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट करना आम तौर पे लोगों की कैपेसिटी नहीं होती।
तो आप इससे बियॉन्ड जाने की कोशिश भी ना करें, इतना सफिशियंट है। आप 45-50 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद में आप 10-20 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, कुछ चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, कहीं घूम आते हैं, कोई दो एक म्यूजिक सुन लेते हैं, कोई 5-10 मिनट का म्यूजिक वीडियो पर देख लेते हैं, जैसा आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको अच्छा फील होता, फिर वापस आ जाए, ठीक है ना। फिर वापस प्रिपरेशन पे आ जाएं, फिर उतना ही टाइम लगाएं और फिर करें। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलरिटी। जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करें तो बीच बीच में वैसे उसे मिस ना करते रहें कि आप 10 दिन चले गए उसके बाद लौट के आ रहे हैं, नहीं। 1-2 दिन हो सकता है, कभी कोई बहुत जरूरी काम पड़ जाता है, लेकिन आपको रेगुलर रहना है, आपको रोज एक सिस्टम बनाना है, छोटे छोटे एम बनाने हैं कि आज आपको 5 क्वेश्चन करने हैं इस सब्जेक्ट के, आपको इस पे 2 टॉपिक पढ़ने हैं या 1 टॉपिक पढ़ना है या 4 पेज पढ़ने हैं, छोटे से छोटा एम बनाएं और उस पर फिर स्टिक रहें, उसको कर ले। रोज उठें सुबह जल्दी से जल्दी, जैसे बहुत पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी ईट दैट फ्रॉग, उसमें क्या है कि आपसे पूछा जाए कि आपको एक मेंढक जो है वो निगलना है, एक मेंढक है वो आपको निगलना है, और आप दिन के किस टाइम पे उसे निगलना पसंद करेंगे। तो वो कहता है कि अगर एक समझदार आदमी होगा वो कहेगा सुबह सुबह, बस उठते ही निगल लूंगा। मतलब वो काम मुश्किल है, अभी मेंढक साबुत नहीं निगला जा सकता है। मेंढक से मतलब है जो मुश्किल काम है, उसको अगर आप सारा दिन आपने अपने सामने बिठा के रखेंगे, यार मुझे इसे निगलना है, तो आप उससे जब तक वो आपके सामने बैठा रहेगा वो आपको दुख देता रहेगा। तो वो जो सबसे मुश्किल काम होता है, जो आपको भारी काम लगता है, उसे सुबह सुबह जल्दी निपटा दें। उस समय आपका दिमाग फ्रेश होता है, आप जल्दी उसे निपटा सकते हैं। जो इजी टास्क होते हैं उन्हें बाद के लिए बचा के रखें, मुश्किल काम पहले निपटा लें। उससे आपको खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार अब इतना तो कर लिया मैंने, इतना मुश्किल था वो कर लिया, अब तो ये आसान आसान बचा है, जल्दी निपटा दूं। तो ये सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। जहां तक कुछ लोग कहते हैं कि टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, किस टाइम पे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त में, कोई किसी टाइम में, कोई किसी टाइम में, तो मैं नहीं मानता कि इस तरह से कोई चीज फिक्स की जा सकती। मेरे ख्याल से एक अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अच्छी नींद आप लें जिस समय भी आप सोते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ रात को सोना पसंद करते हैं, तो जो भी टाइम हो आपका, थोड़ा सा मेक श्योर करें कि आपके पास उस समय कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि आप बार बार भटक जाए। आप अपने मोबाइल को साइलेंट करके साइड में रख सकते हैं जब आप पढ़ रहे हैं। अगर मोबाइल में भी पढ़ रहे हैं तो उसको मतलब ऑफलाइन डाउनलोड कर लें और नेट को बंद कर दें ताकि बार बार नोटिफिकेशंस ना आए। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है कि आप डेली काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। बहुत पहले एक चाइनीज फिलोसफर था, उसने बोला था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धीरे चलते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप रुक तो नहीं जाते। धीरे चलें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको रुकना नहीं, आप चलते रहें, धीरे 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 चलते रहें, ठीक है ना। कुछ लोगों को और भी एक डाउट होता है कि आप थोड़ा सीखते हैं और सोचते हैं कि आगे तो बहुत पढ़ा है, मैं क्या करूं। तो एक छोटी सी स्टोरी है, वैसे मैंने क्लास में भी कभी कभी बताई है, तो अब एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक आदमी था, तो वो किसी धार्मिक स्थान था जो उससे 12-15 किलोमीटर दूर था। तो वो वहां पे नीचे पहाड़ी पर था कुछ, तो पहाड़ी से नीचे वो एक शॉप चलाता था। तो जब वो बच्चा था तो कई बार उसने सोचा कि मैं भी जाके देख के आऊं, बताते हैं लोग बड़ी खूबसूरत जगह है। लेकिन वो जा नहीं पाया, कभी किसी काम में उलझ गया, कभी किसी काम में उलझ गया, कभी किसी काम में उलझ गया। ऐसे करते करते वो बूढ़ा हो गया, और एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो भाई, अब तो मैं जा रहा हूँ, सारी उम्र निकल गई, लोग यहाँ से गुजरते हैं, लोग वहां की बातें करते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या है, कैसा है, बहुत सुंदर है। तो वो चल दिया, हाथ में उसके एक लालटेन थी, लालटेन लेके रात को चल दिया। तो थोड़ा सा चला और जाके बैठ गया। पीछे से एक और आदमी आया लालटेन लेके, वो भी जा रहा था, तो उसने कहा कि भाई कैसे बैठे हो। तो उसने कहा मेरी समस्या है, मेरी लालटेन 3 कदम से आगे का रास्ता नहीं दिखा रही, और रास्ता तो मीलों का है, मैं चलूंगा कैसे। तो उस आदमी ने उसे समझाया कि जब तुम 3 कदम चल लोगे तो ये रोशनी 3 कदम और आगे बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे तुम चलते जाओगे रोशनी भी बढ़ती जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि कंपटीशन का सारा रास्ता आपको शुरुआत में दिखे, तो नहीं दिखेगा। आप चलना शुरू करोगे, आगे 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 आपको बेहतर रास्ते मिलते जाएंगे। जब आप शुरू करोगे तो हो सकता है आपको अच्छे टीचर्स ना मिले, अच्छे चैनल्स ना मिले, अच्छी वेबसाइट ना मिले, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते जाओगे आपके कनेक्शन मिलेंगे, आपको इधर उधर से अच्छी चीजें खुद ब खुद मिलने लग जाएंगी, और आप बेस्ट जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको पहुंचना है। सारे लोग भटकते हैं, तो आप पहले नहीं हैं जो भटकेंगे। अगर भटक भी जाएंगे तो थोड़े टाइम बाद एक सही रास्ते पे आ जाएंगे। एक और बात है, एक और डाउट आता है लोगों के दिमाग में कि अगर हम लोग सेलेक्ट नहीं हुए
देखो भाई, दो बातें, एक तो ये कि गारंटी कोई नहीं दे सकता है कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं, ये आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। और अगर हम सेलेक्ट नहीं हुए तो भी आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। अगर मान लो आप नहीं भी होते, ठीक है ना, आप वर्स्ट केस इमेजिन करो कि मान लो आपकी नौकरी नहीं लगी, तब भी आप इसमें कुछ ना कुछ ऐसा एक्वायर करोगे जो आपकी जिंदगी को रास्ता दिखा सकता है। जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसके बाद मैं सेलेक्ट हुआ, लेकिन मुझे वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि एज टीचर मुझे लगा कि मैं ज्यादा बेहतर करता हूँ। तो मैं, पढ़ाई तो मैंने सिलेक्शन के लिए की थी, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं टीचर हूँ। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, आप भी ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं कि अगर आप सेलेक्ट नहीं भी हो, अगर मान लो मैं सेलेक्ट नहीं भी होता, तब भी मैं कुछ सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा था कि मैं पढ़ा के अपनी लाइवलीहुड बना सकता। समझ रहे बात को? तो आप इस बात को समझे कि अगर सेलेक्ट नहीं भी होंगे, तब भी आप किसी मायने में एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। कोई ज्ञान आपको मिलेगा, या कोई समझ आपको मिलेगी, या कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की अकल तो आई जाएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिंदगी में। जिंदगी इम्पोर्टेंट है कि वो अच्छी जी जाए, ठीक है ना। तो डाउट ना रखें कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर भी आप कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन इस समय से बेहतर सिचुएशन में हो। समझ रहे? रेगुलरिटी जरूरी है, मेहनत जरूरी है। और इसमें कोई खास बात नहीं है, कहने की बात ही नहीं है कि जब आप ये मेहनत कर रहे होगे तो कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। जब आप मेहनत करते हैं, आपका मन बार बार भटकता है, आपको लगता है एक मूवी देख लूं, आपको मन लगता है कि कुछ सुन लूं मैं, आपको लगता है मैं दोस्तों के साथ घूम आऊं। ये सारी चीजें ज्यादा टेम्पटिंग है, आपको आकर्षित करती हैं। पढ़ाई बोरिंग चीज है, ये पहले से मान के चले, ठीक है ना। तो जब आप पहले से तैयारी करके रखते हैं कि बोरिंग है लेकिन मुझे करना है, तो थोड़े दिन में आपको उसमें मजा आने लगेगा। थोड़े दिन में आप दूसरों से होड़ करने लगेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, उसने किया है तो मैं उससे बेहतर करके दिखाऊं। और जब आप बेहतर करने के चक्कर में जाते हो, तब आप और काफी अच्छा करने लगते हो और आपको इंटरेस्ट आने लगता है। जब कभी किसी ने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा और आपने उसे बता दिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है और आपको हिम्मत मिलती है कि हमें और अच्छा करना है, हम और अच्छा कर सकते हैं। और सही बात यही है कि रेगुलरिटी आपको कुछ भी करा सकती है। रेगुलर बने रहें, डाउट ना आने दें, ठीक है ना। जिंदगी में डाउट का कोई काम नहीं है, डाउट ना आने दें। आप इस बात को दिमाग में बना के रखें कि आप जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं और होगा। कुछ लोगों की और भी कुछ परेशानियां हैं कि जैसे मैंने खुद फेस की है, कि कुछ लोगों को क्या दिक्कत होती है कि उनको लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी करना है, हमें बहुत जल्दी करना है, हमें अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो देखो, अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो आप उसके लिए साइड में 2-4 घंटे होम ट्यूशन वगैरह ऐसा कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आप केपेबल हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ा के आप अपना खर्चा निकालें, ताकि आपके दिमाग से ये बर्डन हट जाए कि मैं कब तक माँ बाप से पैसे लेता रहूं। आप अपनी तैयारी को खुद कर सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप केपेबल लोग हैं। आप लोग आसानी से 2-4 बच्चों को पकड़ के अपना खर्चा निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो इससे आगे देखो, नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आखिरी बात है इसकी, रिपीटिशन। देखो भाई, एक बहुत पहले मैंने कहानी सुनी थी, अगर आप रिलेट कर पाए, कि एक पार्टी में आप जाते हैं, वहां पर बहुत सारे अनजान लोग हैं, लेकिन अब आप एक मेज पे बैठ जाते हैं जहाँ पे 7-8 लोग हैं, ठीक है ना। आप एक पार्टी में गए जहाँ पे हजारों लोग हैं, अनजान लोग हैं, और फिर आप एक टेबल पे बैठ जाते हो जहाँ पे 7-8 लोग हैं। उन 7-8 लोगों से आपकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, किसी एक आदमी से थोड़ी ज्यादा बातचीत होती है, या मान लो कि उनमें से एक आदमी आपको दूसरे दिन कहीं और मिल जाता है, तो आप उसे पहचान लेते हैं, भाई आप रात पार्टी में थे। फिर नाम वगैरह भी आपको याद रहने लग जाता है। लेकिन आप सोचो कि आप पार्टी में गए, हजारों लोग मिले, आप हजारों को नहीं जानते। टेबल पर 7-8 लोग बैठे थे, उन 7-8 को आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन एक आदमी जो आपको तीसरे दिन भी मिला, अगले दिन भी मिला, उसे आप पक्के से जानते हैं। वो कहीं भी मिलेगा, आप उसका नाम और उसकी शक्ल को तुरंत पहचान जाएंगे। तो रेपिटेशन बहुत जरूरी है। जब आप कंपटीशन में उतरते हैं, तो यहाँ हजारों, सैकड़ों, लाखों सवाल हैं। तो उन लाखों सवालों में आप समझ लें कि अगर आप एक बार उनके बीच से गुजरेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से बहुत ज्यादा को आप याद रख पाए, ठीक है ना। तो आपको रिपीटिशन का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा था, उसे इस हफ्ते रिपीट कर सके, या उसे अगले हफ्ते रिपीट कर सके, या उसे उसके 2 महीने बाद फिर से रिपीट कर सके। रिपीटिशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि विवेकानंद एक बार जो पढ़ लेते थे, वो उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी उन्हें, क्योंकि वो समझ जाते थे एक बार में। हम लोग विवेकानंद नहीं, हम लोग नॉर्मल लोग हैं जो एक नॉर्मल दिमाग रखते हैं। तो आप इस बात को कंप्लीटली दिमाग में रखें कि आपको रिपीट करना पड़ेगा।
और रिपीट में भी कुछ बातें समझ लें कि कुछ चीजें बहुत इजी होती हैं। जैसे मैंने देखा कि किसी ने कोई एक शीट ले ली कंपटीशन की, कोई एक टॉपिक की, या एक बुक ले ली, वो एक बुक के एक टॉपिक को 5 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो वो 5 बार रिपीटिशन से आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फिगर्स याद हो जाएंगे, आप इजीली उन्हें कर पाओगे, लेकिन नए फिगर्स के साथ जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो ध्यान दें कि रिपीटिशन करें। एक शीट को आप 2 बार लगा रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन उसे चौथी पांचवी बार लगाने से आपको कोई बहुत फायदा नहीं मिलेगा। उसके जैसे सिमिलर कंटेंट को कहीं और से ढूंढें, कहीं और से पढ़ें। जब एक चीज 2 जगह से पढ़ी जाती है तो उसके याद रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप ध्यान दें इस बात पे कि रिपीटिशन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिपीटिशन, और आपकी मेंटल स्ट्रेटजी कि आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। बेवकूफाना बातों से बचें। आप ऐसी चीजों पर बहुत ध्यान नहीं दें जो आपके हाथ में नहीं। एक बहुत पुराना एक सिस्टम है स्टोइसिज्म, ठीक है ना, एक क्या कहें, दर्शन है स्टोइसिज्म। उसमें हम लोग ये मानते हैं कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है हमें उनकी कोई फिक्र नहीं करना। जैसे एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ऐसी चीजें हमारे हाथ में नहीं। आप इनके बारे में कितना सोच लें, कितना चिंतन मनन कर लें, आप उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं कर सकते। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नहीं जानते कि एग्जाम कब होगा, कभी भी हो, आप अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार रहें। बारिश हो रही है, आप उस पर खुश दुखी नहीं हो सकते कि बारिश हो रही है मुझे बाहर जाना था, क्योंकि बारिश को रोकने का आपके पास कोई जरिया नहीं। ऐसी चीजों पे बिल्कुल फोकस ना करें, फालतू की बहसबाजी में बिल्कुल ना पड़ें जो चीजें आपके हाथ में नहीं। एग्जाम 2 महीने बाद होगा, रिजल्ट 4 महीने बाद आएगा, ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसको लेके ना तो परेशान हो ना दुखी हो, आप अपने काम में लगे रहें, कंटिन्यूटी रखें, लगातार रखें, लगे रहें, ठीक है ना। बाकी सब आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं भाई। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका कमेंट सेक्शन होता है, आप कमेंट करें। जो कुछ बारीक बातें, ये एक ओवरऑल मेरा जो समझ है कंपटीशन को लेके उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई। आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए, और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, ठीक है ना। जिन्हें जरूरत है, मैं नहीं कहता कि आप किसी को भी शेयर कर दो, उन्हें शेयर करो जिन्हें जरूरत है, ठीक है ना। बाकी चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लें, आगे भी हम ऐसा कुछ देंगे, ठीक है ना, कुछ मोटिवेशनल भी देंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको क्या जरूरत है, आपको मेंटली क्या जरूरत है। देखिए जो आपको सब्जेक्ट वाइज जरूरत है आप मुझे बोलते हैं, आपके दिमाग को क्या जरूरत है, आपको मेंटली स्ट्रांग होने के लिए क्या जरूरत है, ऐसी किसी भी बात पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका ऐसी कुछ वीडियो बनाएंगे तो उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।